अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इतना चैनल को अप्रिशिएट किया, हमें सपोर्ट किया, हमारी वीडियोस को लाइक किया और अपना फीडबैक भी दिया। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज उन्हीं वीडियोस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी सिलसिले में हम एक वीडियोस की सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। और आपने खबरों में आज अक्सर ही आईएमएफ का नाम बहुत सुना होगा। हर खबरनामा आईएमएफ के जिक्र के बगैर अधूरा है और हर न्यूज़ बुलेटिन में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई आईएमएफ से रिलेटेड ऐसी खबर का ज़रूर जिक्र होता है जो आवाम के होश उड़ा देती है। ये आईएमएफ क्या है, कैसे वजूद में आया, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों कायम किया गया। आज इस वीडियो में हम सारा आईएमएफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, आप इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अच्छा व्यूअर्स, तो अपनी इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईएमएफ वजूद में कैसे आया। आईएमएफ, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया एक बहुत बड़े ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही थी, ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो उस वक़्त तकरीबन 44 ममालिक ने मिलकर एक ब्रिटेन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए। उनमें एक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डब्ल्यूटीओ भी कहा जाता है, शामिल हैं। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का प्राइमरीली मकसद ये था कि ग्लोबल ट्रेड को मॉनिटर किया जाए, मैनेज किया जाए, ताकि दुनिया इस तरह के ग्रेट डिप्रेशन में दोबारा ना आए। और अगर कुछ ममालिक फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं या उनको कोई इकोनॉमिक गाइडलाइन चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उनको इसमें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मैंडेट के मुताबिक अपने मेंबर कंट्रीज को हेल्प करें। अच्छा जी, आईएमएफ का नाम सुनकर हमारे ज़हन में बहुत से सवाल आते रहते हैं और आज इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आईएमएफ की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो आईएमएफ जो है ये इसके 190 मेंबर्स हैं और इसके मेजर डोनर्स में शामिल हैं यूएसए, जापान, चाइना, यूके, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी वगैरह। और ये तकरीबन $1 ट्रिलियन का फंड रेज करके आईएमएफ को देते हैं, जो कि फिर आगे गरीब ममालिक में आईएमएफ जो है उस फंड को यूटिलाइज करता है और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कराता है। और ये 190 मेंबर्स जो हैं, इनका हर कंट्री का अपना एक रेजिडेंट डायरेक्टर होता है। वो रेजिडेंट डायरेक्टर उस कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को बहुत कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है और किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की सूरत में वो रेजिडेंट डायरेक्टर आईएमएफ को अप्रोच करता है और आईएमएफ उसे गाइडलाइन देती है कि इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अच्छा जी, इस स्लाइड के सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग है जो आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज को ऑफर करता है और ये जो फंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, इन पर मुख्तलिफ किस्म के मार्कअप चार्ज होते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस के साथ दी जाती हैं, ऑफर की जाती हैं। इनमें सबसे पहले है स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, लास्ट इज एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। ये जो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस किस्म का प्रोग्राम है या फंड ऑफर है जो कि पाकिस्तान कई मरतबा इस्तेमाल कर चुका है और ये यूजली उन कंट्रीज़ को दी जाती है जो कि डिफ़ॉल्ट के करीब होती हैं। ठीक है, बाकी स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, extended fund facility, precautionary and liquidity line, flexible credit facility, standby credit facility, ये इनके साथ बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की शराइत नहीं होती, ये थोड़ी नर्म शराइत के साथ ही दी जाती हैं। लेकिन जो अगर हम एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें, ये रिलेटिवली उन कंट्रीज़ को दी जाती हैं जिनके इकोनॉमिक मामला जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे, जिनको इकोनॉमिक मेस का सामना होता है और जो प्रॉब्लमेटिक किस्म की सिचुएशन में होते हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है और इसके साथ बहुत ही सख्त किस्म की शराइत आईएमएफ की तरफ से आती हैं। लेकिन वो सख्त शराइत जो हैं वो उस मुल्क को हेल्प आउट करती हैं स्टेबलाइज करने में, और जैसे ही उसकी इकॉनमी स्टेबल होती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है, तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में से फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं।
और उसके बाद वो कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट से भी बच जाता है और नॉर्मल कंट्रीज़ की तरह वो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो चलती रहती है। और ये बेसिकली आईएमएफ का मैंडेट भी है कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं कंट्रीज उनको इकोनॉमिक एडवाइजरी प्रोवाइड करे और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे ताकि वो अपने इस इकोनॉमिक क्राइसिस में से बाहर आ सकें। अच्छा व्यूअर्स, तो अभी अपनी पिछली स्लाइड में हमने बात की है आईएमएफ के ओवरव्यू के बारे में, उसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसकी टाइप्स ऑफ फंडिंग के बारे में। और इस स्लाइड में हम आपसे बात करेंगे कि आपको पता है कि आजकल फिर पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है और पाकिस्तान ने आईएमएफ को अप्रोच किया हुआ है। लेकिन असल मसला इस बार ये है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान पे बिल्कुल भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। उसने पाकिस्तान के साथ कुछ एक लिस्ट शेयर किया है शराइत की कि जब तक आप ये प्रायर एक्शंस नहीं लेंगे हम आपके साथ आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगे। और अपने इर्द गिर्द भी आपने देखा होगा उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। गवर्नमेंट वो स्टेप्स ले रही है, वो क्या स्टेप्स हैं इनको हम अपनी फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और लेकिन दिस टाइम आईएमएफ इज नॉट कमिंग स्लो टू पाकिस्तान। अच्छा, इस स्लाइड में अब हम बात करेंगे आईएमएफ और पाकिस्तान के प्रोग्राम की। पाकिस्तान जब से बना है हम अनफॉर्चुनेटली 22 बार ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में आए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में आए हैं कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा है, उससे फंड के लिए कहना पड़ा है। और अब जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि आईएमएफ जो फंड्स देता है, जो पैसे देता है, उसके साथ बहुत सी शराइत भी होती हैं। और इस दफ़ा आईएमएफ हमारे पास आया लेकिन थोड़ी सी सख्त किस्म की शराइत के साथ। 22 दफ़ा तो हमने आईएमएफ से कर्जा लिया है, लोन लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कोई भी आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि हम अपने कमिटमेंट्स जो हैं उनसे फिर जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो यूजुअली सब्सिडीज़ जो हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोल पे, उसकी वजह से भी डीरेल हो जाता है। ऑल्दो कि आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल एफर्ट्स किए हैं कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला जाए, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले लेती है जिससे पाकिस्तान दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाता है, उसी दलदल में फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाता है। जैसे आपको याद होगा कि मार्च 2022 में इमरान खान ने पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने पेट्रोल प्राइसेस की कीमत जो थी, पेट्रोल की कीमत, वो 10 रुपए कम कर दी थी। इस वजह से हुकूमती खजाने को बहुत नुकसान हुआ और जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो पैदा हुए उसमें आपका फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और आईएमएफ कहता है कि दोनों चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है और हम इन डेफिसिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने खर्चे कम करें। लेकिन इस बार जो है वो आईएमएफ जो है वो कीनली देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और हमें कह रहा है कि जी आप जो है अपनी मिनिस्ट्री में, फाइनेंस में ये चेंजेस लेकर आए। लेकिन असल में हम ये बातें मानते नहीं हैं और इस सूरत में हमारा जो है वो इंटरनेशनली भी हमारी रिप्यूट जो है पाकिस्तान की वो बहुत डैमेज होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने और जिसका हमें बाद में जो है वो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले ये प्रोग्राम जो था वो पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई थी तब असद उमर साहब उसको लेकर चल रहे थे। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम हफीज शेख साहब ने देखा, फिर शौकत तरीन साहब ने और अब मिफ्ता इस्माइल साहब आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं पॉलिटिकल भी आपके मुल्क में, तो भी आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा डीरेल होता है क्योंकि जो आईएमएफ आपको प्रोग्राम देता है वो इस चीज़ को उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कराने के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि अब जितनी चेंजेस आ रही हैं, रैपिड चेंजेस आ रही हैं, तो उसके बाद जो आने वाले लोग हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अब ये जो प्रोग्राम है उसमें हम देखेंगे कि आईएमएफ हमसे क्या चाहता है। आईएमएफ हमें कहता है, पहले हम बात करेंगे कट डाउन सब्सिडीज सॉरी, कि आप अपनी सब्सिडीज को कम करें, जो पेट्रोल के और जो आप अपने बिजली पर देते हैं उनको कट डाउन किया जाए। वो जो उसका जो है उसमें अवाम को जो है उस पे लाया जाए कि अब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और आपको हायर प्राइस पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इससे पहले तो फूड आइटम्स पे जो है वो भी सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि फूड आइटम्स पर सब्सिडी दी जाए, तो अब वो ख़त्म कर दी गई हुई है।
तो अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि बिजली और पेट्रोल की प्राइसेस जो एकदम से बढ़ाई गई, तो उसमें जनरल पब्लिक पे जो है वो बाहर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें टैक्सेस की, तो IMF ने ये शर्त लगाई है कि आप अपने टैक्सेस बढ़ाएं, और जितने ज़्यादा टैक्सेस होंगे उतना ज़्यादा आपके खजाने में पैसा आएगा और आपकी आमदन बढ़ेगी। ठीक है, डेफिसिट को कवर करने के लिए, चूंकि हमारा डेफिसिट ज़्यादा होता है, तो उसको कवर करने के लिए उसने कहा है कि टैक्सेस लगाएं। इसके अलावा नेक्स्ट इज इम्पोज टैरिफ्स, आप अपनी कस्टम ड्यूटी लगाएं, एक्साइज ड्यूटी लगाएं और इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाएं। ये सारी ड्यूटीज इम्पोज कर की गई हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें जो है वो महंगी हो गई, गाड़ियों की प्राइस बढ़ गई है, बाइक्स की प्राइस बढ़ गई, इवन के खुर्दनी तेल जो खाना पकाने का तेल है वो इतना महंगा हो गया। इस तरह इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक की बात की है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जो स्टेट बैंक है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेगा। डीरेगुलेट पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो है, आप उनकी प्राइसेस को भी एक दफ़ा देखें। इसी तरह नहीं कि आप इतनी ज़्यादा उस पर सब्सिडी दी जाए, क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त गवर्नमेंट उस हालत में नहीं है कि वो सब्सिडी अफोर्ड कर सके। और इसके अलावा वो कहता है कि अपनी इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करें। ये इतने ज़्यादा टैरिफ्स इसीलिए लगाए गए हैं ताकि आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो डिस्करेज हो। अच्छा जी, इस स्लाइड के दूसरे हिस्से में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान IMF से क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि उसकी जो लोन अमाउंट है उसको $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब तक कर दिया जाए, और जो IMF का प्रोग्राम है उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करके सितंबर 2023 तक कर दी जाए। और थोड़ी सी जो हमारी टैक्सेस की शराइत हैं उसमें पाकिस्तान थोड़ी सी नरमी चाहता है, क्योंकि अभी वो बहुत सख्त शराइत है। और अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन का, भी हम आजकल बहुत नाम सुन रहे हैं, ये इदारा प्राइवेटाइज होना है, स्टील मिल्स होना है, पाकिस्तान रेलवे होना है। तो पाकिस्तान चाहता है कि थोड़ा सा उस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसकी जो प्राइवेटाइजेशन की डेडलाइन है उसमें उसको फर्दर थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अब आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, एक जिसमें आप देख सकते हैं कि ये उन कंट्रीज का चार्ट है जो कि हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट में है, जिनका डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है, और पाकिस्तान से पहले जो है एल सल्वाडोर, घाना और ट्यूनीशिया का नंबर है। और ये जो है इस वक्त इजिप्ट भी इस लिस्ट में शामिल है और टर्की भी है। ठीक है, लेकिन असल में बात यह है कि इस वक्त वो पाकिस्तान से नीचे हैं, ऑल्दो कि वो भी सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 3-4 साल से तकरीबन आप लोग मीडिया पे सुन रहे होंगे कि इजिप्ट और टर्की जो है वो IMF के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही कड़ा किस्म का प्रोग्राम, कड़ी शराइत के साथ वो उसको फेस कर रहे हैं। और हमारे जो एक्स गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक थे रजा बाकिर साहब, वो भी बेसिकली इजिप्ट के IMF प्रोग्राम पे काम कर रहे थे जब उनको इमरान खान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान लेकर आए और उनको SPP का गवर्नर बनाया था। अब आप देखें कि यूक्रेन जैसा मुल्क भी इस लिस्ट में पाकिस्तान से नीचे है, उसका भी जो डिफॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान से कम है। लेकिन आप देखें वहाँ पे जंग लड़ी जा रही है, और अब आप देखें कि हमारे मुल्क में कोई जंग भी नहीं लगी हुई, हालात भी कम से कम यूक्रेन जैसे नहीं है। तो लेकिन फिर भी असल में इस सब में कसूर हमारा ही है, क्योंकि हम इम्पोर्टेड आइटम्स को भी नहीं छोड़ते, टैक्सेस भी हम पूरे नहीं देते, और जो देते हैं गवर्नमेंट भी उसको अपनी खर्चियों पे खर्च कर देती है। हालांकि वो सारा पैसा जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए आवाम पर ही लगाना चाहिए। अच्छा, जितनी भी हमने कोशिश की है कि हम आपको बताएं कि IMF क्या है और IMF पाकिस्तान को कैसे इंगेज करता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब बताने का पर्पस, मकसद ये है कि हमें इससे क्या लर्न करना है, क्या चीज़ें हमें ठीक करनी है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमने इम्पोर्टेड आइटम्स को जो है ना वो बैन करना है। हमने इम्पोर्टेड आइटम्स को इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर पे जाएँ, आपको वहाँ पे आजकल इम्पोर्टेड आइटम्स ही मिलेंगी। ख्वाह वो आप कोई खाने-पीने की आइटम ले लें, आप कोई कॉस्मेटिक्स ले लें, आप कोई बच्चों के टॉयज़ ले लें, इवन के कपड़े भी आपको इम्पोर्टेड मिलते हैं कि जी ये थाईलैंड का है, ये टर्की का है, ये यहाँ का है। तो हमें जो है वो अपने इम्पोर्ट्स को कम करना है। ठीक है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। जैसे आजकल IT का बूम है, ओवरऑल ही पाकिस्तान में भी IT का बूम चल रहा है,
और आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत पोटेंशियल है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमारा जो हमसाया मुल्क इंडिया है वो 30 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और हम सिर्फ 2.5 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। आप देखें डिफरेंस कितना ज़्यादा है। हमारी जो यंग जनरेशन है हमें उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसमें बहुत पोटेंशियल है। हमें चाहिए हम उनको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें। इसी तरह हमें अपनी जो है लोकल कंपनीज, जो कि कई कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके काम को प्रमोट करें, उनकी चीज़ें इस्तेमाल करें, उनको पुशअप दें और इम्पोर्टेड आइटम्स को मुकम्मल तौर पर बैन करें, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे हम इस तरह कर्जे की दलदल में फंसे ही रहेंगे और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सरवाइव करना। अच्छा जी, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारा आपको आईएमएफ के बारे में बताया, आईएमएफ और पाकिस्तान का ताल्लुक भी समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई भी आपको लगता है कोई चीज़ इसमें रह गई है जिसकी आप फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या एलैबोरेशन चाहते हैं, तो आपने हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, हमें इंतज़ार रहेगा। तो ये थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि आप भी ठीक रहेंगे, खैरियत से रहेंगे और हम भी इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।